मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिक्स का सारा फॉर्मूला देखा था और आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे कोई भी एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम -e से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको +e से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये 0 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। AMU में बात करें तो 0.0005 AMU होता है। प्रोटॉन के मास की बात की जाए तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। AMU में बात करें तो 1 AMU, इसका मतलब 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, जिसको हम 1 AMU कहते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से लगभग 1837 गुना छोटा होता है। यानी अगर अप्रॉक्सीमेट में बोले तो 2000 गुना छोटा होता है। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास 2000 गुना छोटा होता है। इसीलिए एटम का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हेवी पार्टिकल्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को लाइट पार्टिकल कहते हैं। यह काफ़ी हल्का होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का होने के कारण इलेक्ट्रॉन के मास को प्रायः हम नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल है Z और इसका फॉर्मूला होता है P = E। मास नंबर A बराबर होता है P + N। यानी प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। मास नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो भी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, N का फॉर्मूला हो जाएगा A - Z। यानी मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटाइए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। अल्फा पार्टिकल कहते हैं हीलियम आयन को। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं हीलियम एटम से तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचता है। उस हीलियम न्यूक्लियस को ही हीलियम आयन कहते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद केवल न्यूक्लियस बचेगा और न्यूक्लियस में क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ से देखिए। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा +2e। एक प्रोटॉन पे +e, 2 प्रोटॉन पे +2e। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है तो +2e। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 2 प्रोटॉन का 2 AMU और एक न्यूट्रॉन का भी 1 AMU, तो 2 न्यूट्रॉन का 2 AMU, तो ये 4 AMU हो गया इसका टोटल मास। ये याद रखेंगे। 4 नंबर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल 2 प्रकार का होता है। एक होता है बीटा माइनस पार्टिकल और एक होता है बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा माइनस पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं एंड बीटा प्लस पार्टिकल इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये बीटा पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है बीटा डीके प्रोसेस। जब न्यूक्लियस टूटता है, यानी कोई भी न्यूक्लियस जब डिकम्पोज होता है तो वहाँ पर बीटा डीके प्रोसेस से बीटा रे की उत्पत्ति होती है। बहुत सारा बीटा पार्टिकल्स मिलकर बीटा रे बनाता है। तो बीटा पार्टिकल 2 टाइप का हो गया, बीटा माइनस, बीटा प्लस। बीटा माइनस पार्टिकल चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसका सिंबल होता है E-। अब बीटा प्लस पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहते हैं तो इसका सिंबल है E+। ठीक है, बीटा माइनस का सिंबल हो गया E-, बीटा प्लस का हो गया E+। ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल है। चार्ज, बीटा माइनस का चार्ज होता है -e, बीटा प्लस का चार्ज है +e। यानी माइनस बीटा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। मास,
बीटा माइनस पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है और बीटा प्लस का भी मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। इसका मतलब पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज है प्रोटॉन के बराबर और उसका मास है इलेक्ट्रॉन के बराबर। पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का चार्ज है प्लस ही यानी प्रोटॉन के बराबर और इसका मास है इलेक्ट्रॉन के बराबर। और बीटा माइनस तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही है, इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है। गामा रेडिएशन हैज नो चार्ज एंड मास। तीन तरह का रेडिएशन होता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो गामा रेडिएशन यानी गामा पार्टिकल पे ना कोई चार्ज है ना कोई मास है, ठीक है। तो गामा का कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता। गामा को रेडिएशन कहते हैं क्योंकि इसको पार्टिकल कहना सही नहीं होगा, पार्टिकल होगा तो कुछ ना कुछ मास होगा, इसलिए हम गामा को पार्टिकल नहीं कह के गामा रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन को हिंदी में विकिरण कहते हैं। चार्ज का फॉर्मूला आता है IT, Q बराबर IT। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, दोनों का ऐसा यूनिट लेंगे तो चार्ज का ऐसा यूनिट मिलेगा। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, टाइम का सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड को कूलम कहते हैं, सिंबल हो गया C। चार्ज का ऐसा ही मात्रक हो गया कूलम। इसका CGS यूनिट देखिए, चार्ज का दो CGS यूनिट होता है। एक CGS यूनिट है ESU, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है चार्ज का स्टैट कूलम, ठीक है। और स्टैट कूलम का कूलम के साथ रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। EMU चार्ज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है वो चार्ज का, उसको AB कूलम कहते हैं। AB कूलम का मतलब होता है एब्सोल्यूट कूलम, और AB कूलम का कूलम के साथ रिलेशन है 1 कूलम इक्वल टू 1/10 AB कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग चार्ज का ये वाला CGS यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो चैप्टर है, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग चार्ज का ये वाला CGS यूनिट यूज करेंगे। चार्ज का दो CGS यूनिट होता है, ESU भी होता है, EMU भी होता है, यानी स्टैट कूलम भी होता है, AB कूलम भी होता है। लेकिन हम लोग ये वाला जो यूनिट है स्टैट कूलम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे। तो चार्ज का जब भी CGS यूनिट पूछा जाए तो आपको स्टैट कूलम बोलना है, AB कूलम नहीं बोलना है। ये कहीं कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में हम यूज करेंगे। मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें एक आध जगह चार्ज का EMU यूनिट यूज होता है। जनरली चार्ज का CGS यूनिट यही यूज होगा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में तो यही यूज करेंगे, ठीक है। चार्ज का अदर यूनिट है एम्पियर आवर एंड फैराडे। 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलम होता है। 1 एम्पियर आवर को हम लिखेंगे 1 एम्पियर गुना 1 आवर, 1 एम्पियर गुना 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, 3600 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। 1 फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होगा जितना 1 मोल प्रोटॉन पे होगा, और यह लगभग 96,500 कूलम होता है। यहाँ पे चार्ज का हमने सारा यूनिट लिखा है। स्टैट कूलम ये सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का, इससे बड़ा यूनिट है कूलम, उससे भी बड़ा यूनिट है AB कूलम, उससे भी बड़ा यूनिट है एम्पियर आवर, और सबसे बड़ा यूनिट है फैराडे। तो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, ठीक है, और सबसे छोटा यूनिट है स्टैट कूलम। 7 नंबर है नो चार्ज नो पोटेंशियल। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट अगर न्यूट्रल है तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु पर हम पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। किसी ऑब्जेक्ट पर निगेटिव चार्ज डालेंगे तो उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज 0। अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर कितना भी चार्ज डाल दो उसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही रहता है। ये एक्सेप्शनल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जनरली पॉजिटिव चार्ज डालने पर
ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव चार्ज डालोगे निगेटिव होगा, कोई चार्ज नहीं डालिएगा तो 0 वोल्ट रहेगा। लेकिन अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर कुछ भी करो उसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रहता है। एट नंबर देखिए, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का कैपेसिटी होता है, जैसे कि कैपेसिटर का कैपेसिटी होता है उसी तरह एक कंडक्टर का भी कैपेसिटी होता है। कंडक्टर मतलब मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी होता है Q बाई V, जहां Q उस कंडक्टर का चार्ज है और V उस कंडक्टर का पोटेंशियल है। ठीक है, Q C V में ये रिलेशन होता है। इस ट्रायंगल को याद रखिए, Q बराबर बोलेंगे C इंटू V, Q बराबर सी भी, C बराबर Q बाई V, V बराबर Q बाई C। क्लियर है? कैपेसिटी का ऐसा यूनिट यहां से निकलेगा, चार्ज का कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, जिसको फैराड कहते हैं। कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन Q और V। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कैपेसिटी का वैल्यू चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई आपसे कहे कि चार्ज बढ़ाने पर कैपेसिटी बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड करता ही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम। यह कंडक्टर के ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड करता है। 9 नंबर है, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां आर उसका रेडियस है। शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर। मान लीजिए ये दो कंडक्टर है, इस पे चार्ज है Q1, सेकेंड कंडक्टर पे Q2। फर्स्ट कंडक्टर की कैपेसिटी है C1, सेकेंड वाले की C2। पहला कंडक्टर V1 पोटेंशियल पे और दूसरा V2। ये बिफोर शेयरिंग है। जब इस दोनों कंडक्टर को किसी वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे कंडक्टर में जाएगा और ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसके बाद चार्ज का फ्लो होना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस प्रोसेस को शेयरिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। तो मान लीजिए शेयरिंग होने के बाद पहले कंडक्टर का कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर सेकंड कंडक्टर में गया, तो इस पे चार्ज घटकर कितना हो गया? Q1 डैश। सेकंड वाले पे बढ़ के कितना हो जाएगा? Q2 डैश। कैपेसिटी तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि चार्ज के घटने बढ़ने से या पोटेंशियल के घटने बढ़ने से कैपेसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटी चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका कैपेसिटी जितना बिफोर शेयरिंग था उतना ही आफ्टर शेयरिंग होगा, C1 C2। लेकिन पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, इसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो शेयरिंग के बाद कॉमन पोटेंशियल भी है। अब देखिए, शेयरिंग में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। बिफोर शेयरिंग पूरे सिस्टम का कितना चार्ज था? Q1 प्लस Q2। सिस्टम हम किसको कहेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम सिस्टम कहेंगे। तो शेयरिंग से पहले सिस्टम का टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2। शेयरिंग के बाद हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। शेयरिंग के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो होगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। वैसे भी V बराबर Q बाई C होता है। तो कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग क्या फॉर्मूला होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। शेयरिंग के बाद पहले ऑब्जेक्ट का चार्ज Q1 डैश बराबर होगा C1V एंड Q2 डैश बराबर होगा C2V, क्योंकि Q बराबर C भी होता है। तो यहां से देख सकते हैं आप, ये Q1 डैश बराबर क्या होगा? C1 इंटू V। Q2 डैश बराबर होगा C2 इंटू V। अब देखिए, ये जो चार्ज का शेयरिंग होता है इसमें पूरे सिस्टम का एनर्जी घट जाता है, क्योंकि जब चार्ज का शेयरिंग होगा, जब चार्ज ट्रांसफर होगा, शेयरिंग होगा, तो करंट फ्लो होगा इस वायर में। इस वायर में जब करंट फ्लो होगा तो ये वायर गर्म होगा, तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो नष्ट होगा। मतलब इस दोनों स्फेयर का जो टोटल एनर्जी था शेयरिंग से पहले और दोनों स्फेयर का जो टोटल एनर्जी होगा शेयरिंग के बाद, तो शेयरिंग के बाद जो टोटल एनर्जी होती है वो पहले वाले एनर्जी से थोड़ा कम होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी हीट एनर्जी बनकर निकल जाता है। चार्ज जब फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से गर्म होगा, हीट एनर्जी नष्ट होगा।
तो कितना एनर्जी लॉस होता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। जब चार्ज का शेयरिंग होता है तो उसमें एनर्जी जो लॉस होता है उसको डेल्टा यू कहते हैं। डेल्टा यू का मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है। शेयरिंग से पहले सिस्टम का एनर्जी मान लो 10 जूल था, शेयरिंग के बाद 9 जूल हो गया, तो 1 जूल एनर्जी बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो डेल्टा यू को कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ C1C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो लॉस ऑफ एनर्जी है डेल्टा यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V1 माइनस V2 के स्क्वायर के, यानी दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के। यही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शेयरिंग ऑफ चार्जेज, जब दो कंडक्टर के बीच चार्ज का शेयरिंग होता है तो एनर्जी लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है। पहला ऑप्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, सेकंड होगा पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, थर्ड ऑप्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल, फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होता है लॉस ऑफ एनर्जी। इलेवन नंबर पॉइंट है चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट Q बराबर एनी। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है Q वो हमेशा एनी के फॉर्म में होता है, जहां n एक इंटीजर है, n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। देखिए क्वार्क क्या है। न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स देम टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एमंग प्रोटॉन्स। आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा ना। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उतना सारा प्रोटॉन नाभिक के अंदर होता है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो फिर नाभिक को टूट जाना चाहिए। लेकिन नाभिक के अंदर ये सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधा हुआ कैसे रहता है? वह कौन सा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है, जबकि अंदर में दो प्रोटॉन के बीच रिपल्सन फोर्स लग रहा है? वो चाहता है कि नाभिक टूट जाए, लेकिन कौन सा फोर्स है जो नाभिक को बांध के रखता है? तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है और यही फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना पावरफुल होता है, जो एक साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध कर रखता है। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखता है। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बनता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। ऐसा माना गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। ये जो टाइप्स होते हैं क्वार्क के, इसको फ्लेवर कहा जाता है। क्वार्क के टाइप्स को क्या कहते हैं? फ्लेवर। तो क्वार्क कितने फ्लेवर के हो गए, कितने टाइप्स के हो गए? 6 प्रकार के। पहला हो गया अप, दूसरा हो गया डाउन, तीसरा हो गया चार्म, चौथा हो गया स्ट्रेंज, पांचवा हो गया टॉप और छठा हो गया बॉटम। ये 6 प्रकार के क्वार्क होते हैं। इस 6 प्रकार के क्वार्क में 3 प्रकार के क्वार्क को हम लोग अप क्वार्क कहते हैं और बाकी 3 प्रकार के क्वार्क को डाउन क्वार्क कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ दिस 6 क्वार्क्स, यानी ये 6 क्वार्क में से 3 आर अप टाइप, इसमें से 3 क्वार्क अप टाइप के हैं, एंड रिमेनिंग 3 आर डाउन टाइप, और जो बाकी 3 है वो डाउन टाइप के हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बनता है? क्वार्क से। क्वार्क 6 फ्लेवर में होता है, यानी 6 टाइप का होता है, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, ऐसे नाम याद रखेंगे। इस 6 में जो 3 है या 3 क्वार्क है उसको हम अप टाइप कहते हैं और बाकी 3 को डाउन टाइप कहते हैं। तो अप टाइप कौन कौन से होते हैं? देखिए अप टाइप में ये 3 क्वार्क आते हैं, एक अप,
चार्म टॉप, ये 3 क्वार्क को अप टाइप कहते हैं, और डाउन स्ट्रेंज बॉटम, इस 3 क्वार्क को डाउन टाइप कहते हैं। तो कुल मिलाकर 2 ही टाइप हो गया क्वार्क का, एक अप टाइप एक डाउन टाइप। अप टाइप में अप चार्म टॉप, और इस तीनों पे चार्ज होता है +2/3e, और डाउन टाइप में होता है डाउन स्ट्रेंज बॉटम, जिस पे चार्ज होता है -1/3e। ठीक है, यानी ये तीनों क्वार्क जो होता है अप टाइप, इस पे चार्ज +2/3e, और डाउन टाइप जो क्वार्क होता है उस पे -1/3e। क्वार्क डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, क्वार्क फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, लेकिन क्या प्रोटॉन को तोड़ा जा सकता है? नहीं, यानी क्वार्क अभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सो क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज, क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज इज ई, यानी चार्ज का जो क्वांटम वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है वो ई है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज E/3 या 2E/3 नहीं होगा। प्रकृति में पाया जाने वाला मुक्त अवस्था में सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो सबसे छोटे वैल्यू को ही हम क्वांटम वैल्यू कहते हैं। तो चार्ज का क्वांटम वैल्यू होता है E, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको अगर स्टैट कूलम में बदल कर लिखें तो इसको 1 कूलम में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है, तो इसको उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम। स्टैट कूलम का मतलब हो गया ESU। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि चार्ज का जो क्वांटम वैल्यू होता है उसका वैल्यू ESU में कितना होता है। तो चार्ज के क्वांटम वैल्यू का ESU में मान होता है 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा। अब देखिए, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में रोटेट करता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बनते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लेप्टॉन से मिलकर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेड ऑफ लेप्टॉन्स, और लेप्टॉन भी 6 फ्लेवर का होता है, यानी 6 टाइप हो गया लेप्टॉन का। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स। लेप्टॉन का 6 प्रकार है, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। जिस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बनता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है लेप्टॉन से बनता है, और लेप्टॉन के भी 6 प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि एटम के अंदर ये होते हैं। क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे बनते हैं। तो क्वार्क और लेप्टॉन को हम क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, थर्टीन नंबर में है कूलम्स लॉ। ये 2 चार्ज है Q1 Q2, जो कि एयर या वेकम में रखा हुआ है। एयर या वेकम की परमिएबिलिटी होती है ε0, और ये r डिस्टेंस पर है। यह दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, और अगर प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। सेम नेचर होने पे रिपल्सन, अपोजिट नेचर होने पे अट्रैक्शन। दोनों चार्ज चाहे बराबर हो या बड़ा छोटा हो, दोनों चार्ज हमेशा इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है। Q1 के कारण Q2 पर लगा फोर्स अगर F है, तो Q2 के कारण Q1 पर लगा फोर्स F है। ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and inversely proportional to the square of the distance between the charges। इस फोर्स का वैल्यू कूलम ने बताया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फॉर अदर मीडियम, अगर एयर या वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम हो, तो यही फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε।
तो अगर एयर या वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर एयर वैक्यूम को छोड़कर दूसरा मीडियम होगा तो सिर्फ एप्सिलॉन होगा, जहां एप्सिलॉन उस अदर मीडियम की परमिटिविटी है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन हम एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो होती है यानी एप्सिलॉन जो होती है वो एयर के परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट से के टाइम्स अधिक होती है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम दैट मीन्स एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर बाय ए फैक्टर के, जहां के को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं उस मीडियम का, उस अदर मीडियम का। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉ का। इस के का वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो जैसे ही के का वैल्यू 1 होगा तो फॉर्मूला फिर से ये वाला आ जाएगा जो ऊपर में लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एयर या वैक्यूम के लिए है, ये फॉर्मूला अदर मीडियम के लिए है। यानी अदर मीडियम में फोर्स का वैल्यू के टाइम्स घट जाता है। वहां देखिए इस फोर्स को देखिए, इससे के गुना कम हो गया। एयर या वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स लगता है, अदर मीडियम में के टाइम्स घट जाता है, जहां के अदर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कूलम्ब फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कूलम्ब फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, कूलम्ब फोर्स जो होता है यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट और किसी सेंटर के बीच लगता है। जैसे दो चार्ज के बीच जब फोर्स लगता है Q1 Q2 के बीच, अगर हम Q1 को सेंटर मान लें तो Q2 को आप कहीं भी ले जाएंगे तो हमेशा Q1 से ही वो फोर्स लगेगा, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहां कहां काम नहीं करेगा? तो पहला लिमिटेशन है इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज। कूलम्ब लॉ का क्या दोष है? ये कूलम्ब लॉ कहाँ पर फेल हो जाता है, कहाँ पर काम नहीं करता है, कहाँ पर ये वैलिड नहीं होता? इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज। यह केवल रुके हुए चार्ज के लिए काम करता। अगर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो फिर कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर आवेश, ये केवल स्थिर आवेश पर ही लागू होता है, गतिशील आवेश पर यह नियम काम नहीं करता है। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। यह जो कूलम्ब्स लॉ है यह केवल बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। अगर चार्ज बहुत बड़ा हो, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तो उसके बीच अगर कूलम्ब फोर्स निकालने जाइएगा तो फिर आप डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? मान लीजिए इर्रेगुलर साइज का दो ऑब्जेक्ट है, दोनों चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, उसके बीच आप एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं निकाल पाइएगा तो फिर वहां पर कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका सिंबल है के। के बराबर होता है किसी मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एप्सिलॉन यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी जो होता है वो एयर से के टाइम्स अधिक होता है। एयर या वैक्यूम के लिए के का मान 1 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का दो वैल्यू है। एसआई सिस्टम में वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को एयर या वैक्यूम की परमिएबिलिटी कहते हैं, हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। किसका? हवा का या निर्वात का। निर्वात को मुक्त आकाश भी कहते हैं। तो मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होता है यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर जो होता है उसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम फैराड पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का जब ऐसा यूनिट लिखोगे तो कूलम स्क्वायर ऊपर लिखोगे, क्योंकि एप्सिलॉन देखने में ही सी के तरह है। तो एप्सिलॉन नॉट का जब ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो कूलम स्क्वायर ऊपर रहेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा तो कूलम स्क्वायर नीचे रहेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट फैराड पर मीटर हो गया। एक वैल्यू इसका होता है 1/36 पाई × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर फैराड पर मीटर। ये वैल्यू भी एसआई में है, ये वैल्यू भी एसआई में है, दोनों सेम है। ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बराबर एग्जाम में आता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप कूलम्ब्स लॉ के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और कितना आएगा? m इनवर्स L-3 T4I²। ये बहुत आसान है निकालना, आप लोग निकाल ही सकते हैं। जिनको नहीं आता है ये निकालने, वो हमारा यूनिट डायमेंशन चैप्टर अभी चल रहा है क्लास 11 का, वो आप पढ़ लें, उसका वीडियो आप देख लें। ठीक है।
14 नंबर है चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व, इसका सिंबल है लेमडा। लेमडा का फॉर्मूला होता है Q/L, ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, Q/A चार्ज पर यूनिट एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, Q/V कूलम पर मीटर क्यूब। टेस्ट चार्ज Q0 इज टेकन वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। जो हम लोग जांच आवेश लेते हैं उसका सिंबल है Q0, वो हमेशा छोटा लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज को कभी निगेटिव या बड़ा नहीं लिया जाता। इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना हो या पोटेंशियल का मान निकालना हो तो हम लोग टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन लिखो, चार्ज का डायमेंशन लिखो, डिवाइड करो, ये वैल्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट फॉर्मूला से देखो, फोर्स बाय चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम, जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, यानी इसका दो ऐसा यूनिट हो गया। और इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंबल है V। ये डिफाइन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज का मतलब एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल का डायमेंशन आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं। वर्क और चार्ज का डायमेंशन डिवाइड करिएगा, ये निकल जाएगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। हम फिर से कह रहे हैं, जिनको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में प्रॉब्लम होता है वो हमारा लेक्चर देखिए यूनिट एंड डायमेंशन का, अभी चल रहा है यूनिट डायमेंशन, अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि इस पर एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलम यानी वोल्ट होता है। पोटेंशियल का CGS यूनिट स्टेट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट में 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम प्राय फील्ड भी कहते हैं, फील्ड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या EMF याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी का EMF पढ़ाए थे, वोल्ट में लिखते थे। ये तीनों का सेम यूनिट होता है और सेम डायमेंशन। अगर आपसे कोई पूछे EMF का डायमेंशन बताओ तो EMF का डायमेंशन वही होगा जो पोटेंशियल का होता है, यानी वर्क बाय चार्ज। और EMF हमने डिफाइन भी किया था, बैटरी का EMF वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होगा? वही होगा जो पोटेंशियल का होता है, जो EMF का होता है। सबका यूनिट वोल्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 18, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F.ds S1 से S2। ठीक है, खास करके जब फोर्स वेरिएबल हो, अगर कांस्टेंट होगा तो सीधा F.S लगाएंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI। ये U सिंबल यूज होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मान लीजिए एक चार्ज है Q जो पॉइंट O पर फिक्स्ड है। इस चार्ज का यहां तक फील्ड है, इसके फील्ड में दो पॉइंट है A और B। इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो VA माइनस VB यानी पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VA माइनस VB, ये बराबर होगा W एक्सटर्नल BA बाई Q। मतलब एक कूलम चार्ज को, ध्यान से सुनिए, एक कूलम चार्ज को B से A तक लाने में जितना एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा उसी को हम VA माइनस VB कहेंगे। VA माइनस VB का मतलब
अगर मान लीजिए हम Q कूलम चार्ज को B से A लाने में W वर्क कर रहे हैं तो एक कूलम चार्ज पर कितना होगा? देखिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क एक कूलम चार्ज के लिए, टू ब्रिंग इट फ्रॉम B टू A, यानी B से A पर लाने में, B से A पर एक कूलम चार्ज को लाने में एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करता है उसको VA माइनस VB कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पर? इस पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर, यहां पर, इस जगह पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय R। ठीक है, ये माइनस Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर, माइनस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वहां पर फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ बाय R स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माइनस KQ बाय R। अब ये चीज समझाइए आप कि यहां पॉजिटिव चार्ज है तो चलिए दोनों पॉजिटिव हुआ, यहां निगेटिव चार्ज है तो फिर फील्ड पॉजिटिव रह गया लेकिन पोटेंशियल निगेटिव हो गया। क्यों? अब ध्यान से सुनिए, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, फील्ड कभी निगेटिव नहीं होगा। फील्ड का वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर यहां भी होगा, फील्ड का वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर यहां भी होगा, लेकिन पोटेंशियल स्केलर है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, लेकिन फील्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव, फील्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फर्क होगा डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, निगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा। ये K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि शो फॉर ए पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के लिए, ये तो पॉइंट चार्ज है, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर यानी दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पोटेंशियल जो होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखिएगा ये तो पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में देखिएगा E प्रोपोर्शनल होता है R³ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। तो याद रखिएगा एक पॉइंट चार्ज के लिए E इस तरह से रिलेट होता है डिस्टेंस के साथ और V का ये रिलेशन है, लेकिन दो पॉइंट चार्ज यानी डाइपोल जब आएगा तब यहाँ R³ होगा, यहाँ R स्क्वायर होगा। आगे आप देखेंगे 22 नंबर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अगर 2 पॉइंट चार्ज मिलकर एक सिस्टम बना रहा है, मान लीजिए Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसमें तो एनर्जी है क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे ये चार्ज भाग जाएगा, तो इस सिस्टम में एनर्जी है। ठीक वैसे ही जैसे एक दबे हुए स्प्रिंग में एनर्जी होता है, उसको फील करिए आप, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। अब ध्यान दीजिए, एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो तो एनर्जी स्केलर होता है। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाए -Q1 तो यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी स्केलर है। स्केलर होने का मतलब है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ प्लस साइन, जहाँ निगेटिव चार्ज होगा वहाँ माइनस साइन। नेक्स्ट पॉइंट है 23, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन होता है dV इक्वल टू माइनस E.dr। dV का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, जिसका वैल्यू होता है -E.dr। -E.dr को अगर हम तोड़ कर देखें तो कितना हो जाएगा, -E.dr cos थीटा। A डॉट बी होता है ना, AB cos थीटा, जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, जहाँ थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड E और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के बीच का एंगल है थीटा। अगर थीटा 0 हो जाए तो cos 0 1 होगा, तो dV बराबर -E.dr होगा, तो E बराबर हो जाएगा -dV/dr। थीटा 0 डिग्री होगा तो E बराबर होगा -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका 3 कंपोनेंट अगर माने, x कंपोनेंट EX,
y कंपोनेंट ई वाई और z कंपोनेंट ई जेड, तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, जहां ई एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई का वैल्यू होता है माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड का वैल्यू होता है माइनस डेल वी बाई डेल जेड। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप जाओगे पोटेंशियल डज नॉट चेंज, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेज एट अ मैक्सिमम रेट, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान अधिकतम दर से घटता है। एंड अपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज एट अ मैक्सिमम रेट, और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करिएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से बढ़ने लगता है। फील्ड के डायरेक्शन में घटने लगता है मैक्सिमम रेट से, लेकिन फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो आपको एक ऐसा सरफेस मिलेगा जिस पर पोटेंशियल कोई चेंज नहीं होगा, यानी उस सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जिस सरफेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी ईपीएस कहते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का तीन प्रॉपर्टी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटता, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, ईपीएस का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ, ईएफएल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा। वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर किसी पॉइंट चार्ज Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो वर्क करता है, क्योंकि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, चूंकि सेम पोटेंशियल होता है तो डिफरेंस जीरो आएगा, इसलिए वर्क डन जीरो होता है। ट्वेंटी 25 नंबर है डाइपोल मोमेंट। यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ओ सेंटर है, डाइपोल का लेंथ है 12 और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर होता है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12, यानी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया कोई एक चार्ज ले लो Q और उसको डाइपोल के लेंथ 12 से मल्टीप्लाई करो। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, चार्ज का हो गया ऐसा यूनिट कूलम और लेंथ का ऐसा यूनिट हो गया मीटर, कूलम मीटर। इसको सेंटीमीटर मत पढ़ना, कूलम मीटर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर होता है। अब देखिए डाइपोल के केस में आपको पढ़ाया गया होगा एक्सियल फील्ड। एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला होता है K इंटू 2P बाई आर क्यूब अलोंग द एक्सिस। इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला होता है, एक्सियल फील्ड का आधा होता है KP बाई आर क्यूब अपोजिट टू द एक्सिस। और जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल के कारण, उसका फॉर्मूला होता है KP बाई आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग अल्फा एंगल निकालते हैं, जहां अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स हाफ tan थीटा। एक्सियल पोटेंशियल यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वो होगा प्लस माइनस KP बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पोटेंशियल जीरो होता है, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है। और जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी में आपको याद होगा बताए थे कि एक्सिस के लिए थीटा का मान 0 या 180 होगा और इक्वेटर के लिए थीटा का मान 90 डिग्री या 270 होगा। 28 नंबर है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पोटेंशियल जो होता है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि पॉइंट चार्ज के केस में यहाँ आर स्क्वायर होता है, यहाँ आर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि फील्ड जो है
यहां पर देख सकते हैं आप, कोई भी फील्ड चेक करिए, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क जो लगेगा फील्ड के कारण, उसको फील्ड टॉर्क कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, और इस टॉर्क के कारण डाइपोल हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाता है। टाउ बराबर PE साइन थीटा, जहां उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है। ये मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का। किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क होता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है θ1 एंगल पे, और उसको एक्सटर्नल टॉर्क लगा के θ2 एंगल तक रोटेट किया जाए तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, इसका फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, जहां P डाइपोल मोमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी U होती है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस P डॉट E। इसको तोड़कर लिखिएगा तो माइनस PE cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बहुत छोटे से एरिया ds का मतलब वेरी स्मॉल एरिया, तो किसी स्मॉल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स बहुत कम होगा, जिसको डी फाई कहते हैं। तो डी फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट ds cos थीटा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए फ्लक्स स्केलर है। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इनटू एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर। फ्लक्स का डायमेंशन बराबर एग्जाम में आता है, इसको आप यहां से निकाल लेना, फील्ड इनटू एरिया। फील्ड का नहीं याद है तो फोर्स बाय चार्ज लिख के फिर सबका डायमेंशन रख के निकाल लेना। अगर हम क्लोज्ड सरफेस की बात करें तो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होता है जबकि इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव होता है। गॉस लॉ क्या कहता है? किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है Q, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। फाई को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई का वैल्यू होता है E डॉट ds। नेक्स्ट क्या है 34, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन पहला है यूनिफॉर्मली चार्ज वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक समान आवेशित बहुत लंबे और सीधे तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है λ/2πε0r, जहां लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड का। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट, अगर एक समान आवेशित प्लेन शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा σ/2ε0, जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/ε0, जहां सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल है तो उसके कारण आउटवर्ड फील्ड यानी उस स्फेरिकल सेल के बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू होता है kq/r²। सरफेस के किसी पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू होता है kq/रेडियस², और अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड 0 होता है। जबकि उस स्फेरिकल सेल के बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है kq/r, और अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। अंदर के किसी भी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पर होता है, यानी kq/r। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखते हैं, ये E0 एक्सटर्नल फील्ड है। जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को आप फील्ड में रखोगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड का वैल्यू है वो घट जाता है, और यह होता है पोलराइजेशन के कारण।
जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज होता है। पोलराइजेशन के कारण उसमें अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, अंदर में एक पोलराइज्ड फील्ड बनता है जो नेट फील्ड को घटा देता है, यानी नेट फील्ड का वैल्यू हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट माइनस पोलराइज्ड फील्ड ई पी। इसके कारण किसी भी डाइपोल में किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो एक्सटर्नल फील्ड से k टाइम्स कम होता है। याद रखिएगा, जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को आप फील्ड में रखोगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड का वैल्यू होगा वो बाहरी फील्ड से थोड़ा कम होता है, और जितना गुना कम होता है उसको k यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। याद रखिएगा, एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, लेकिन मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब अगर किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहरी फील्ड से k टाइम्स यानी इन्फिनिटी टाइम्स कम होगा। तो इन्फिनिटी टाइम्स कम करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए तो मेटल के अंदर कोई फील्ड नहीं होता। मेटल एक कंडक्टर है और कंडक्टर को जब भी फील्ड में रखिएगा तो उसके अंदर नेट फील्ड जीरो होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यानी परावैद्युत सामर्थ्य जो है वो होता है 3 × 10⁻⁶ यानी 30 लाख वोल्ट पर मीटर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद होगा, किसी भी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो उसे वो बिना ब्रेक डाउन के, बिना टूटे बर्दाश्त कर ले। आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर होता है, लेकिन अगर उसमें एक मैक्सिमम फील्ड से ज़्यादा फील्ड अप्लाई करिएगा तो फिर वो कंडक्टर हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वह मैक्सिमम फील्ड होता है जिसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन के बर्दाश्त कर लेता है। यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर या वैक्यूम एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला है व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसमें दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, दोनों प्लेट के बीच जो मीडियम है वो हवा या निर्वात है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है वो a है। ये दोनों टर्मिनल दिखाया गया। तो जब एयर या वैक्यूम मीडियम के तौर पर यूज किया जाता है प्लेट के बीच, तो उसके कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है ε0 A/d, जहां ε0 एयर या वैक्यूम की परमेबिलिटी है, A मतलब एरिया ऑफ ईच प्लेट और d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सेकेंड देखिए, व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज डाइलेक्ट्रिक। अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात को हटाकर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए जिस डाइलेक्ट्रिक का परमेबिलिटी एप्सिलॉन हो, तो वहां पर कैपेसिटी का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन A/d। एयर होगा तो ε0 A/d, कोई दूसरा मीडियम होगा तो एप्सिलॉन A/d। एप्सिलॉन को लिख सकते हैं k × ε0 A/d। इसका मतलब एयर को अगर हम यूज करते हैं तो कैपेसिटी का वैल्यू होता है ε0 A/d। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं तो कैपेसिटी का वैल्यू होता है k ε0 A/d, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी k गुना बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ता है, जबकि इस दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो k टाइम्स घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, पोटेंशियल घट जाता है, जबकि कैपेसिटी बढ़ जाता है। When medium is a combination of air and dielectric। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके प्लेट के बीच में देखिए यहां से यहां तक एयर है, फिर डाइलेक्ट्रिक है, फिर एयर है। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका परमेबिलिटी है एप्सिलॉन और इसका थिकनेस है t। इस स्लैब की मोटाई t है। तो यहां पर जो कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा ε0 A/d - t + t/k, जहां के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर इस t का वैल्यू d के बराबर हो जाए, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक पूरा यहां से यहां तक पूरा डाइलेक्ट्रिक हो,
तो ये जो थिकनेस है, अगर इस स्लैब के थिकनेस को हम बढ़ाकर पूरा डी के बराबर कर दें तो ये वाला आ जाएगा। तो हम टी के जगह अगर डी रखेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, टी के जगह डी। अब बाई के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यही फार्मूला मिल जाएगा। वो तब होगा जब दोनों प्लेट को हम कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दें। लेकिन अगर पार्शियली फिल हो, माने थोड़ा एयर हो, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक हो, तो फिर ये फार्मूला होता है कैपेसिटी का। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ता है, जबकि फील्ड और पोटेंशियल के टाइम्स घटता है। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो भी के टाइम्स घट जाती है, जबकि चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये सब आपको हम थ्योरी वाले क्लास में बताए थे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो होता है प्लेटों के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू डिस्टेंस। थर्टी सेवन है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का समूहन। दो ग्रुपिंग है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इनवर्स। याद रखिएगा, रेसिस्टेंस का जो सीरीज ग्रुपिंग होता है उसमें ठीक उल्टा फॉर्मूला होता है। आर इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा R1 + R2 + R3। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इसका सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला एक दूसरे का उल्टा होता है। फॉर टू कैपेसिटर, अगर दो कैपेसिटर की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी C1C2/C1 + C2। अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो वहां पर चार्ज सेम होगा लेकिन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तब मान लीजिए तीन कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1, C2, C3 है, और तीनों कैपेसिटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है एक V वोल्ट के बैटरी के साथ, तो वहां तो वोल्टेज बटेगा। तो पहला कैपेसिटर कितना वोल्ट खाएगा, V1, जिसका फॉर्मूला होता है Q/C1, क्योंकि तीनों कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा Q Q Q। सीरीज में क्या होता है, सब पे सेम चार्ज होगा Q, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। पहले का पोटेंशियल V1, पोटेंशियल तो बटेगा, बैटरी का जो पोटेंशियल है V, वो तीन पार्ट में बटेगा, V1, V2, V3। V1 बराबर होगा Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। Q का फॉर्मूला क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि Q बराबर होता है CV। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उस पर भी वही चार्ज होगा जितना इधर तीनों कैपेसिटर पर है। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V/C1। फिर यहाँ पर Q का वही वैल्यू पुट करिए, C इक्विवेलेंट इंटू V/C2, C इक्विवेलेंट इंटू V/C3। ये फॉर्मूला पर आपका न्यूमेरिकल आता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर समझने में थोड़ा भी दिक्कत हो फॉर्मूला, तो आप पहले वीडियो लेक्चर देख लें थ्योरी वाला, वहां से आप क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट, तब यहां पर आए। पैरेलल ग्रुपिंग देखिए, पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला। पैरेलल में क्या होता है, जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो सबका पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन चार्ज वहां पर बढ़ता है। तो Q1, Q2, Q3 ये तीनों कैपेसिटर का चार्ज हो गया। Q1 का वैल्यू हो जाएगा C1 भी, Q2 का C2 भी, Q3 का C3 भी, क्योंकि सबका पोटेंशियल भी होगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा C1 + C2 + C3। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर चार्ज्ड है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर तीन फॉर्मूला, ½ CV², Q²/2C, ½ QV। इस तीन में से एक भी याद रखोगे तो बाकी दो तुम खुद से निकाल सकते हो, क्योंकि Q बराबर CV होता है। एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर्ड होता है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होता है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में जो जगह है उसमें कुछ तो वॉल्यूम है, तो जितना भी एनर्जी स्टोर्ड है अब बाई टोटल वॉल्यूम यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ½ ε0E²।
अगर कोई आपसे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन पूछ दे तो आप एनर्जी डेंसिटी के बराबर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हाफ का तो डायमेंशन होता नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वही डायमेंशन होगा जो यू का है। यू का मतलब एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी मतलब वर्क, अब वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब। तो ये डायमेंशन आपका निकल जाएगा ml-1 t-2। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। बूंदों का संयोजन, मान लीजिए n आइडेंटिकल ड्रॉप कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। जितना भी छोटा छोटा ड्रॉप है वो सब आइडेंटिकल है, प्रत्येक ड्रॉप की रेडियस स्मॉल आर है, और जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है उसका रेडियस कैपिटल आर है। ये n है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, q है बड़े ड्रॉप का चार्ज और स्मॉल q है छोटे वाले ड्रॉप का चार्ज, c डैश है बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी, c है प्रत्येक छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी, v डैश है बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, v है प्रत्येक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल, e डैश है बड़े ड्रॉप की एनर्जी, E है प्रत्येक छोटे ड्रॉप की एनर्जी, सिग्मा डैश है बड़े ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा है प्रत्येक छोटे ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आप याद करना, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। R बराबर n पर पावर 1/3R, C डैश बराबर n पर पावर 1/3C, सिग्मा डैश बराबर n पर पावर 1/3 सिग्मा। तो इस तीनों में n पर पावर 1/3 है। Q बराबर n क्यूब, V डैश बराबर n पर पावर 2/3V, और E डैश बराबर n पर पावर 5/3E। तो एनर्जी में 5/3, पोटेंशियल में 2/3, बाकी में 1/3, और Q बराबर तो NQ होगा। सारे ड्रॉपलेट्स के चार्ज को ऐड करोगे तो बड़े ड्रॉप का चार्ज मिल जाएगा। तो ये सारा फार्मूला हो गया ख़त्म। अब आप लोग बताना कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने फार्मूला कलेक्ट किया, आप लोगों के लिए मेहनत किया, कितना यूज़फुल हुआ कमेंट के थ्रू बताइएगा, ठीक है। सारे फार्मूला को एक जगह इकट्ठा करते जाओ, आपका ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल किसी में कोई टेंशन नहीं होगा। अब अभी आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने, यानी पिछले साल के कुछ बच्चों ने BHU का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा गया है फिजिक्स, बहुत अच्छा। आपके सीनियर स्टूडेंट कोई कांटेक्ट में हो तो आप बात कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ाते हैं टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है। आपको हम इस तरह का पढ़ाते हैं फिजिक्स जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि आगे के भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स अनंत है, अनलिमिट है, आप कितना पढ़िएगा फिजिक्स, थक जाइएगा पढ़ते पढ़ते। इसीलिए हम लोग अपने पढ़ाई में क्या करते हैं, एक डायरेक्शन लेके पढ़ाते हैं, एक सिलेबस को डिफाइन करके पढ़ाते हैं। अगर आप इधर उधर पढ़ते जाइएगा तो कभी अंत होगा, तो ऐसे में तो डायरेक्शन खराब हो जाएगा, जाने का कहीं पहुंच जाइएगा कहीं। इसलिए हमेशा याद रखिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत जो करिएगा वो हमेशा सक्सेस की ओर ले जाएगा, और सब डायरेक्शन में मेहनत करिएगा तो वो सफलता की ओर नहीं ले जाएगा, वो आप भटक जाइएगा फिर। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, एक लक्ष्य बनाइए कि हमको इस सिलेबस में रह के हमको इतना सा फार्मूला, इतना सा थ्योरी, ये एम करीम का न्यूमेरिकल, जितना सर पढ़ा रहे हैं उतना पे अगर आप मेहनत कर लीजिएगा, अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिएगा, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।